नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकांक्षा डीआई में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि सभी एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, अन्य जो एग्जाम है, एसएससी, रेलवे आदि के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ यूपीएसआई, अन्य स्टेट के एसआई के लिए करंट अफेयर अत्यधिक सहायक है। तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपना प्यार देते रहिए और जुड़े रहिए, जिससे कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का ग्रोथ हो सके और इस चैनल को और बढ़ोतरी मिले और मोटिवेशन मिले और लोग और भी इसको एजुकेशन का फायदा उठा पाएँ। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो अगर देखें इसे 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, तब से इसको हमने मनाना स्टार्ट कर दिया है। वैसे भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ की अपनी जो खुद की जो पहचान है उसको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी पहचान खोएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने अस्तित्व को भी खो देंगे। अगर भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कविता में देखा जाए तो उनके एक दोहा है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही कुसूल। अर्थात अगर हमने अपनी भाषा की उन्नति की है तो हम सभी उन्नतियों में सबसे पहला ये हमारा आधार होगा। और अगर हमने अपने निज भाषा का ज्ञान नहीं ले पाया, उसकी उन्नति में सहायक नहीं हुए, उसको ना बढ़ा पाए, तो हमारे दर्द, जो हृदय का दर्द है, वो भी नहीं मिट पाएगा और हमारा अस्तित्व तो खत्म हो ही जाएगा। अगर भारत के संदर्भ में देखिए तो आप देखिए, हरियाणवी बोली और भोजपुरी बोली इस टाइम इंटरनेशनल लेवल बनी हुई है। वो वो अपनी बोली बोलने के लिए ना तो किसी बात की शर्म करते हैं और ना किसी को उन्हें दिक्कत होती है। वो जहाँ रहते हैं वही भाषा बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं अपना अस्तित्व भूल कर जो हम या तो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, नहीं तो कितना भी अनपढ़ इंसान हो कम से कम शुद्ध हिंदी खड़ी बोली बोलने का तो प्रयास करता ही है। जिससे क्या होता है, हम अपना मौलिक, जो हमारी मौलिक भाषा है उसको हम भूल तो जाते ही हैं, इसके अलावा जो हम उसमें भी नहीं घुस पाते हैं। तो ना कि इधर के रहते हैं ना उधर रहते हैं। आज आप देखिए हरियाणवी गाने जितने भी हैं सारे इंटरनेशनल लेवल पे हिट हो रहे हैं। इसके अलावा भोजपुरी गाने, तो आपको पता ही, जो लिपस्टिक गाना है वो सबसे इंडिया का सबसे बड़ा हिट गाना आज तक माना गया है, तो अपना भोजपुरी भाषा में है। इसलिए हमें अपनी भाषा को बनाए रखना चाहिए। ये भोजपुरी, हरियाणवी सब हिंदी की ही बोलियां हैं, तो आप उनको सम्मान दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसमें उनके लिए महासभा में सम्मिलित जितने भी व्यक्ति हुए थे वो लोग सब खड़े होकर उनकी बात पे इतने मोहित हो गए थे कि 2 मिनट तक लगातार उन्होंने तालियां बजाई थी। इस ऐतिहासिक भाषण के पश्चात उन्हें भारत का चक्रवर्ती भिक्षु अर्थात साइक्लोइक मॉन्क ऑफ इंडिया का उपनाम दिया गया। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो संबोधन की 128वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जो कि 11 सितंबर को थी। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने कवि और स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि शताब्दी समारोह के अवसर पर सुब्रमण्यम भारती को श्रद्धांजलि दी है। तो आज हम बात करेंगे सुब्रमण्यम भारती के बारे में। इसके अलावा आज की जो प्रमुख करंट अफेयर है वो है, कैलिफोर्निया स्थित शोधकर्ताओं ने नसबंदी के माध्यम से मच्छरों पर सुरक्षित रूप से नियंत्रण पाने हेतु क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट, जिसको कि हम क्रिस्पर तकनीक के नाम से जानते हैं, इस पे आधारित प्रणाली विकसित कर ली है। इस नई प्रणाली को पीजी सिट या फिर प्रिसाइज गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट्स टेक्निक, जिसको हिंदी में शुद्ध निर्देशित अप्रजाई कीट तकनीक कहा जाता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड अर्थात नेशनल इंटीग्रेट इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसको नेट ग्रिड के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत की गई है। नेट ग्रिड का उद्देश्य भारत की आतंकवाद रोधी जितनी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का प्रदान करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे एलसीए MK2 हेलीकॉप्टर के बारे में। सुबनश्री लोअर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। सुबनश्री उत्सव के बारे में बात करेंगे, त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। इसके अलावा हम बात करेंगे नमक युक्त द्रव से गरारे करने से जो एक नई तकनीक आई है, जो आपके कोरोना टेस्ट में एकदम सटीक और सही जानकारी दे रही है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे गोवा राज्य के बारे में, क्या आगे उसने क्या अचीवमेंट किया है। तो भाई सबसे पहले देखते हैं जीएस पेपर से लिंक टॉपिक्स के बारे में। स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो संबोधन की 128वीं वर्षगांठ 128 वर्षगांठ मनाई जा रही है। 128वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अगर जब भी आपसे क्वेश्चन आए 18वीं सदी से लेकर मध्य भारत से आज तक के समय में आधुनिक भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं या जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए हैं, उनके बारे में आप जानकारी दीजिए। तो उससे जब भी लिंक टॉपिक होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन आएगा, तो इससे आपको इसमें आप पढ़िए, इससे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। और आज मैं इसको थोड़ा डिटेल में भी कवर करने जा रहा हूँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद न केवल हमारे खुद के लिए एक एक हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व की धरोहर है। दूसरा,
हमें उनसे बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखनी चाहिए। और जो भी इसके आगे एक और महान व्यक्तित्व के बारे में स्टडी करेंगे तो इनको इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि आज के समय में भी वो प्रासंगिक हैं, उनका आज उनकी बातें आज भी उपयोगी हैं, इसलिए हमको पढ़ते हैं, याद करते हैं। बहुत सारे ऐसे हुए लेकिन हमेशा सबको याद नहीं किया गया सन्यासियों को। इन खास तरह के सन्यासियों को इसलिए याद किया जा रहा है, ये हमारे समाज में इन्होंने योगदान दिया है, बल्कि आज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पीआईबी ने इसको इन्होंने निकाला था। आपको पता है हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं क्योंकि हमारे स्वतंत्र हुए हमें 75 वर्ष हो गए हैं, उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने इसको दिया है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दिए भाषण के 128वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। अगर इनके पूरे भाषण का हम निचोड़ देखें तो इन्होंने क्या दिखाया है, उन्हें गर्व था कि हमारा देश है वो सहिष्णुता, यानी सभी को आपस में लेकर, और सार्वभौमिक स्वीकृति, यानी जो भी आ जाए हम सबको अपना मानते हैं, अपना उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। और दूसरा क्या है कि उन्होंने सबको आपस में मिलजुल के रहने के लिए उन्होंने बात कही थी। इस यही उन्होंने अपने देश की इस पे इन्होंने गर्व महसूस किया था कि हमारी सच्चाई है, हमारी ईमानदारी है, और ये हमारा हमने जो पाया है वो यही सहिष्णुता है, भाईचारा, ये हमारी अपनी धरोहर है। तो इसी को इनको फख्र भी था और गर्व भी था, इसीलिए इनको याद भी किया जा रहा है। तो देखते हैं इस महत्व का आखिर आयोजन क्या है, कि क्यों मनाया जा रहा है। कि शिकागो में दिए गए जो भाषण है उसमें हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का उन्होंने विस्तार से वहां वर्णन किया था। और इस भाषण को आज भी उसकी जो शब्द है वो गुंजायमान है, सॉरी गुंजायमान है। तो इसमें क्या था, उन्होंने ऐसे स्पीच दी थी अपनी जिससे लोगों को लगा कि हाँ कुछ ना कुछ सही कहा जा रहा है, कुछ स्पेशल बात कही जा रही थी। वहाँ के लोग जो भाव विभोर हो गए थे पश्चिमी देश, उन्हें लगा था कि हम सिर्फ ऐसे देश में बिलोंग करते हैं जहाँ केवल सपेरे रहते हैं, सांप पालते हैं, हम जंगली हैं। बट उन्होंने दिखाया कि अगर आपके पास तकनीक है, हमारे पास अपना ज्ञान है, हमारे पास सौहार्द है, सहिष्णुता है, उस पर आप हमारा ये लीजिए, आप हमको टेक्नोलॉजी दीजिए, तभी विश्व को एक शांति भय रास्ते पे लिया जा सकता है। साथ ही साथ इस भाषण के बाद वो दुनिया में काफी लोकप्रिय हो गए थे। उन्हें भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रमुख विश्व धर्म का दर्जा दिलाने के लिए प्रमुख शक्ति माना जाता है। इसके अलावा 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में उनके भाषण ने दुनिया द्वारा वेदांत के प्राचीन भारतीय दर्शन की ओर आकर्षित किया। पहले लगता था ये कुछ नहीं जानते, इनके इतिहास बेकार है। यहाँ तक कि एक ब्रिटिश के वहाँ के जो लॉर्ड थे उन्होंने ये भी कह दिया था वहाँ के जो, कि यहाँ का तो क्या है, पूरा यूरोप के किसी भी एक अलमारी के कोने में जितनी बुक्स रखी है, इतना ही भारत का इतिहास, इतना ही भारत का वहाँ पे क्या है, इनकी अपना साहित्य है, उसको उन्होंने गलत धता बताया, गलत साबित किया। तो ये इनकी खासियत थी। अगर आइए बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो वास्तविक रूप से एक तेजस्वी व्यक्ति थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने पश्चिमी जगत को हिंदू धर्म से परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है। वह श्री रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे और भारत में हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करने में प्रमुख शक्ति थे। उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया था और 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषण दिया था। ये इनकी खासियत है। वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद का जन्म, जो कि 12 जनवरी को होता है, इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। तो अब यह एक नंबर आपसे क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को इसको मनाया जाता है। ये 1984 से स्टार्ट किया गया था। अगर हम इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो 12 जनवरी 1963 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। उन्हें संन्यास पूर्व के नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, इसके नाम से जाना जाता था। उन्हें योग और वेदांत संबंधी हिंदू दर्शन को पश्चिम में प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। तो एक नंबर यहाँ पे बनता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था, तो ये आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1893 में खेतरी राज्य के महाराज जो हुए वो अजीत सिंह हुए, उनके अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम धारण किया था। तो ये महाराजा अजीत सिंह, ये इनका फोटो है, आप इनको भी देखिए। कि विवेकानंद का नाम किसने दिया, वो 1893 में दिया गया था महाराजा अजीत सिंह। सोचो इस टाइम केवल कितने 20 वर्ष के रहे थे। 1918 इन्होंने विवेकानंद का नाम इन्होंने हासिल कर लिया। कितने ओजस्वी इंसान रहे थे। उन्होंने, उनकी सबसे खासियत क्या थी, उन्होंने ये बोला था कि जब तक हम अपने विचारों को सबसे दीनहीन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा बेकार है। इसीलिए उन्होंने समाज के सबसे निर्धन और जो कितने निकृष्ट लोग हैं उन पर उत्कृष्ट विचारों को पहुंचाने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो आगे चलकर उनका स्थायी निवास बना। बेलूर मठ में वो रहे। उन्होंने नव वेदांत पश्चिमी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की व्याख्या का प्रचार किया और वे भौतिक प्रकृति के साथ साथ आध्यात्मिकता के संयोजन में विश्वास करते थे। मतलब जो विदेशी पश्चिमी देशों ने जो भौतिक प्रकृति कर ली थी, वहां उद्योग लगा दिए थे, टेक्नोलॉजी लाए थे उनको, और यहाँ पर जो हमारे द्वारा आध्यात्मिक था उसको संयोजन करने की उन्होंने बात की, दोनों को उन्होंने बैलेंस करने की बात की, तभी उन्होंने मध्यम मार्ग के उन्होंने बात कर दिया। अगर उनके द्वारा देखें रचित पुस्तकें कौन सी हैं, तो उनके द्वारा राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये 3 योग जो उन्होंने राज, कर्म, ज्ञान और कर्म, इसको उन्होंने पुस्तकों में लिखा है। तो देखें आखिर स्वामी विवेकानंद के विचारों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, क्यों उनको जाना जा रहा है वर्तमान में।
तो स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यकरण के विचार का प्रसार किया है। उन्होंने समाज में राष्ट्रों और सभ्यताओं के लिए अर्थहीन और सांप्रदायिक संघर्षों से उत्पन्न खतरों का विश्लेषण किया था। उनका दृढ़ विश्वास था कि धर्म का विस्तार सामूहिक भलाई और सहिष्णुता में होता है। धर्म का स्थान उन्होंने अंधविश्वास और कट्टरता से ऊपर होना उन्होंने बोला है कि आप अगर सहिष्णुता रहते हैं, धर्म को उन्होंने माना था अंधविश्वास से परे है, ये कट्टरता से परे। तो उनका धर्म ये नहीं था तो आज हम हिंदू, उनका तो था कि सामूहिक भलाई और सहिष्णुता ही धर्म है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे अतीत को महान भविष्य से जोड़ती है। तो अगर हमने अतीत में अच्छा ज्ञान लिया और भविष्य में उसका यूज किया तो हमारी वर्तमान पीढ़ी काफी उपयोगी साबित होगी। इसीलिए आज समकालीन भारत में स्वामी विवेकानंद द्वारा 1893 में कहे गए शब्दों पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है कि तभी हम सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यकरण कि हम सबको अपनाएं, ये उनकी सबसे फोकस था, इस पर बात की गई है। इसी तरह एक और तेजस्वी इंसान की बात करते हैं, सुब्रमण्यम भरतियार के बारे में, जिनको उपराष्ट्रपति ने आज श्रद्धांजलि दी है। ये भी भाई जो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला और व्यक्तित्व के बारे में जो बात होगी उनमें इनका नाम लिया जाएगा, क्योंकि कवि भी थे। तो ये इनका फोटो है सुब्रमण्यम भारती जी का। तो चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भरतियार, जिनको भारती कहा जाता है, इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एट्टमपुरम गांव में हुआ था। ये तमिलनाडु के महान कवि थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सुधारक थे। इन्हें सुब्रमण्यम भारती तथा महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1949 में ये तमिलनाडु के प्रथम कवि बने जिनकी कृतियों का राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंस है। अगर इनका देखें सुब्रमण्यम भारती जी का कि वर्तमान में इनका क्या महत्व है, तो इनके द्वारा इन्होंने क्या बोला था, प्रगति की परिभाषा में महिलाओं की इनकी केंद्रीय भूमिका थी कि अगर हमें प्रगति करना है तो महिलाओं को ना केवल साथ लेकर चलना होगा बल्कि उनको सेंटर देना होगा। उन्होंने लिखा है कि महिलाओं को सिर ऊंचा करके चलना चाहिए, लोगों की आंखों में सीधे देखकर बात करनी चाहिए। तो आज भी इतना प्रासंगिक है, इसलिए उनको याद किया जा रहा है। सरकार इस दृष्टिकोण से प्रेरणा लेती भी है और उनको लेकर उन्हें महिला नेतृत्व के लिए उनके सशक्तिकरण करने को सुनिश्चित करने के लिए उन पर कार्य लगातार कर रही है। वे प्राचीन और आधुनिकता के बीच एक स्वस्थ समन्वय में विश्वास रखते थे, जैसा विवेकानंद के बारे में देखा जा सकता है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा की भावना और प्रकृति को अक्सर होने की आवश्यकता को दर्शाता है। इसलिए आज इनको याद किया जा रहा है। आइए बात करते हैं GS3 पेपर लिंक टॉपिक्स के बारे में। तो मच्छरों में उनकी वृद्धि ना हो सके, उनको आगे रिप्रोडक्शन ना हो सके, उसके लिए क्रिस्पर तकनीक का यूज किया गया है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स से आएगी। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित विषयों से संबंध में जागरूकता के लिए इसमें शामिल किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले क्रिस्पर तकनीक, इसका की डिटेल कभी आ जाए तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट, इस क्रिस्पर हो गया इसकी फुल फॉर्म। और PGSIT की बात की जाए जो कि इसका हिंदी हुई परिशुद्ध निर्देशित अपरजाई कीट तकनीक, इसको बोला जाता है प्रिसीजन गाइडेड स्टेलाइन इंसेक्ट टेक्निक। तो इनको भी हम शॉर्ट में ही बोलेंगे, तो आप अभी इनको डिटेल देख लीजिए। तो देखें इसका कार्यविधि कैसे होती है। तो PGSIT जो है वो मापनीय अनुवांशिक नियंत्रण करने वाली प्रणाली है। इसमें क्या होता है, जो अनुवांशिक जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं इनको कंट्रोल करती है। इससे होगा क्या, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस तकनीक मतलब कि मच्छरों की जो उनकी संख्या को रोकने के लिए कौन सी तकनीक यूज की गई, क्रिस्पर तकनीक यूज की गई है, उसके भी अंदर कौन सी PGSIT यूज की गई है। इसमें क्या होता है, इसमें मच्छरों की आबादी का दमन करने के लिए अर्थात उनको रोकने के लिए, तो जो मॉडिफाइड मच्छर हैं जिनमें ये चीजें चेंज कर दी जाती हैं, उनको क्या खास खास स्थानों पर छोड़ दिया जाता है, जो कि क्रिस्पर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो नर मच्छर होता है उसकी प्रजनन क्षमता से जुड़े जीन में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे जो क्या होता है, जो मॉडिफाइड कीट बनता है वो नई पीढ़ी के प्रजनन करने में सक्षम नहीं होता है, अर्थात वो बांध या बदिया हो जाता है। जैसा कि आपने देखा गांव में बैल, अगर आपको ना पता हो तो सुनिए, बैल और सांड में अंतर क्या होता है। सांड क्या करता है, रिप्रोडक्शन करके नए बच्चों को जन्म दे सकता है, बछड़ों को या बछियों को, लेकिन बैल नहीं कर सकता है। ये तो क्योंकि वो बदिया होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको वहां पे उसकी टेस्टिस के जो संपर्क होता है, इसको स्पर्म बनने का काट दिया जाता है। वही इसमें कोशिश की गई है। इससे अगर ये प्रयोग होगा, इससे होगा क्या, इससे डेंगू, बुखार, चिकनगुनिया और जीका सहित जो विभिन्न बीमारियां जो मच्छरों से फैलती हैं, इनकी प्रजाति कौन फैलाती है, एडीज एजिप्टी। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। तो एडीज एजिप्टी के मादा मच्छरों के से जब नए मच्छर पैदा नहीं होंगे तो ये बीमारियां नहीं फैलेंगी, तो इससे फायदा मिलेगी। PGSIT में नर मच्छरों का बधियाकरण या स्टेरिलाइज करके क्रिस्पर का उपयोग किया जाता है और बीमारी फैलने वाले मादा मच्छरों का प्रजनन रहित बना दिया जाता है, कि यानी कि वो क्या होंगे, सेक्सुअली उसमें टच तो रहेंगे मादा मच्छरों का, लेकिन उससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो नए मच्छर पैदा नहीं होंगे, तो ये बीमारियां नहीं बढ़ेंगी। तो आइए देखते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है क्या। मैंने इससे आपको बता दिया है। तो इसका उपयोग आनुवंशिक दोषों को ठीक करने, रोगों के प्रसार को रोकने के लिए उपचार के तौर पर किया जाता है। तो आपको सिंपल वे में क्या बताएं, सपोज कीजिए आपकी ये कोई सेल है,
या जेनेटिक करेक्टर है, इसमें कुछ गलती आ गई है या इसमें चेंज करना है, तो इसमें क्या होता है, कैश एक जो यहाँ सीजर होती है वो कैश ये होती है, इसको यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सपोज कीजिए आपको क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस सॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स में क्या करते हैं, जो ये डीएनए आरएनए है इनमें से सपोज कि ये रेड कलर वाला है, ये इनको निकालना है, इनमें कमी आ गई, ये कैंची और आणविक कैंची होती है, क्या करती है, इनको कटिंग कर देगी, वापस में जोड़ देगी और जोड़ के दोबारा उनको इंजेक्ट किया जाएगा उसी सेल में, और फिर जो नए डीएनए जो बनेंगे उसमें ये कमियां नहीं आएंगी। तो सीधा सिंपल मानिए कि अगर सपोज दैट आप ये मानिए अगर कपड़े में बीच में कहीं कट लग गया है, तो कैंची से उस कट के दोनों साइड काट दिया और फिर अच्छे कपड़े को आप उसमें सिल दिया, कटा हुआ बाहर निकाल दिया, या उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना तो मॉडिफाई कर दिया। इसी तरीके की सिंपल तकनीक है। इसके महत्व की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें एडिटिंग करके जीन्स में एक सरल शक्तिशाली उपकरण बनाता है। यह तकनीकी शोधकर्ताओं को डीएनए जो सीक्वेंस होता है उसको आसानी से बदलने और जीन फंक्शन को मॉडिफाई करने में सक्षम बनाने वाली प्रौद्योगिकी है। इस टेक्नोलॉजी को भविष्य में कई अन्य जितने भी रोग हमें पता लगेंगे उनमें उनके समान रूप बनाया जा सकता है, उनमें चेंज किया जा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ नैतिक चिंताएं भी, अगर जब आप इसमें जो अगर चेंज कर सकते हैं डीएनए में, तो सीधी बात है इसमें कुछ एथिक चिंताओं को भी सामने लाया गया है, जिसमें संबंधित मुद्दे और चिंताएं हैं क्या। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अभी तक मानवों में इनके इस्तेमाल को लेकर विवाद बना हुआ है, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वो लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी स्वीकृत प्रोटोकॉल विकसित नहीं कर पाए हैं, जिससे मनुष्यों पर इस टेक्नोलॉजी के नैदानिक उपयोग को वैश्विक विराम लगाने की मांग की जा रही है। क्योंकि अगर हो सकता है स्टार्टिंग में इसको रोगों को सही करने के लिए यूज किया जाए और बाद में इसका उपयोग गलत तरीके से किया जाए, वो कैसे होगा, जैसे कि अभी स्टडीज पता चला है क्रिस्पर कैस 9 तकनीक में एडिट की गई कोशिकाएं जो करते हैं मानव में, उससे क्या हो सकता है, उनमें चांस होते हैं कि कैंसर उसमें जन्म दे सकता है। इसके अलावा जो भी मॉडिफाइड कोशिकाएं होते हैं उनके कहीं और जीनोम उत्परिवर्तन के जोखिम बढ़ सकते हैं कि अगर आपने कुछ चेंज किया हो सकता है आगे चल के कुछ और जहाँ चेंज आ जाए। साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी के अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन सी बीमारी या लक्षण जीन एडिटिंग के लिए उपयुक्त है, या इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिए कि अगर ये बीमारी है तो उसमें जीन एडिटिंग की जानी चाहिए, निकालना चाहिए, जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। सबसे बड़ी इसमें चिंता क्या है कि अगर हो सकता है अगर मानव इतना एडिटिंग करने लगा उसमें जीन के अंदर, तो हो सकता है मानव भ्रूण के अंदर हेरफेर कर दे, तो उसमें ये नर और मादा को चेंज करेगा ही करेगा। सपोज दैट किसी को चाहिए कि नहीं हमारा बच्चा ऋतिक रोशन साहब होना चाहिए, तो वो उनके सबके जीन इकट्ठे करके उसमें डाल ले जाए, या सकता नहीं हमारी लड़की तो ऐश्वर्या राय जैसी होनी चाहिए इतनी खूबसूरत, तो उसमें कुछ चीजें चेंज की जाए, तो इसमें ये नैतिक दुविधाएं हो सकती हैं। हो सकता है वो भूड़ के साथ उसके खिलवाड़ हो, उसमें कोई और दिक्कतें आ जाए, तो इन सारी गंभीर चिंताओं को भी देखा गया है। आइए बात करते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में, जिसको नेट ग्रिड बोला जाता है। ये भी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित विषय है, साथ ही साथ इसमें जो अधिकारों संबंधित विषय है जागरूकता उसके बारे में। तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड देखते हैं आखिर है क्या। तो इसकी परिकल्पना वर्ष 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां हैं उनके लिए एक ऐसा सुरक्षित मंच मिल सके जिससे कि बाहर से आने वाले जो प्रवासी लोग हैं जब भी वो आए जाएं उनसे संबंधित सूचनाएं उनको मिल सके, उनके टेलीफोन का विवरण मिल सके, कहाँ उनकी बातें हुई, उनके बैंकिंग संबंधी जानकारी मिली कि उन्होंने कितना रुपया कहाँ ट्रांसफर किया है। इस हिसाब से ये वन स्टॉप केंद्र बनाने का इसमें कोशिश की गई थी। वर्ष 2010 में इसको सुरक्षा मामलों की कैबिनेट जो समिति थी उसको 34,000 करोड़ रुपए की नेट ग्रिड परियोजना को मंजूरी दी गई थी इसको 2010 में। तो इसमें ये सीन हुआ था। अगर नेट ग्रिड के डाटा उपयोग का अधिकार करने के अगर देखें कि किस तरह के इसका डेटा कौन कौन एजेंसी यूज कर सकती हैं, तो इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात आईबी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ, इन सहित कम से कम 10 केंद्रीय एजेंसियों के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर डेटा एक्सेस के माध्यम से इसको ये यूज कर सकते हैं। नेट ग्रिड दूर संचार, टैक्स रिकॉर्ड, बैंक, माइग्रेशन आप 21 संस्थाओं से डेटा संग्रह करेगा। ये इसकी आलोचना आलोचना देखें इसमें क्या कमियां देखी गई हैं। तो सबसे बड़ी कमी क्या ये हो सकता है कि लोगों की जो निजी गोपनीय जानकारी है उसको, क्योंकि फोन टैप कर सकते हैं, उनके अकाउंट चेक कर सकते हैं, तो ये निजी गोपनीय जानकारी को लीक होने की इसमें संभावना एक आधार पर इसमें विरोध किया जा रहा है। दूसरा इसमें क्या है कि जितना भी आतंकवाद को रोकने के लिए जो इसकी जो प्रभावित इसको मानी गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि इस पे जो राज्य जो पुलिस है, जो राज्य एजेंसियां हैं, वो नेट ग्रिड पर इस पे उनको एक्सेस नहीं मिलता है, क्या वो सेंटर की एजेंसियां इसको यूज करती हैं, जिससे क्या होता है जो भी राज्य में कोई कार्रवाई होती है तो लगातार उसको वहाँ की राज्य पुलिस ने कोई चीजें चेक करनी है तो उसका यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी कमी ये है कि उसमें राज्य को बाहर रखा गया है। तीसरा इसमें ये भी संभावना व्यक्त की गई है कि इसमें अन्य एजेंसियां भी इस पर जानकारी लीक कर सकती हैं, और हो सकता है कि साइबर अपराध या उसमें करके एनालिसिस करके आतंकवादी भी इसकी जानकारी को उड़ा लें, तो ये हमारे देश के लिए फिर खतरा बन जाएगा। लेकिन इसकी आवश्यकता उतनी जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसके क्या होगा, इसके माध्यम से क्या होगा, हमें एकदम क्या होगा ट्रांसपेरेंट सूचनाएं मिलेगी, जिसमें क्या होगा अगर पुलिस कठोर या आपत्तिजनक तरीकों को अपनाने से
जो आजकल करती है उसको बेबस नहीं होना पड़ेगा लोगों से जानने के लिए कि तूने ऐसा किया कि नहीं किया, बल्कि वो डायरेक्ट चेक कर लेगी आपने ऐसा किया, ये देखो हमारे पास रिकॉर्ड है, ये फायदा ये मिलेगी। दूसरा क्या होता है, कई बार संदिग्ध लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार करती है, हो सकता है वो सही होते हैं, तो उसमें भी इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी, ये लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, तो मानवाधिकारों का उल्लंघन जो होता है वो नहीं होगा। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो से जो संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति हैं उन पर नजर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ पुलिस के पास जो भी संदिग्ध व्यक्तियों का डेटा है वहां तक उन्हें पहुंच में आसानी मिलेगी और उनकी गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकता है, इसमें ये आसानी होगी। आइए बात करते हैं एलसीए MK2 के बारे में। तो डीआरडीओ जो कि हमारे देश की संस्था है कि वैमानिक विकास एजेंसी के सहयोग द्वारा दूसरी पीढ़ी के लड़ाकू प्रोटोटाइप हल्के युद्ध विमान अर्थात लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark II अर्थात LCA MK2 पर कार्य जारी किया गया है। अभी हाल ही में इसमें चर्चा क्यों है बताएंगे आपको। तो LCA मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसकी पहली उड़ान के लिए 2023 में इसको तैयार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर इसकी बात की जाए तो ये 1350 मिलीमीटर की लंबाई है, यानी कि लगभग अगर इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो 13 मीटर ही लंबा है और ये कनाड विशेषता से युक्त है। इसके अलावा ये 6500 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है LCA MK2। तो इसका ये फोटो है LCA MK2 का, एक तरीका का ये फाइटर प्लेन है। आइए बात करते हैं सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के बारे में। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से हैप के नाम से इसको जाना जाता है। ये परियोजना असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ बहने वाली सुबनसिरी नदी पर एक निर्माणाधीन गुरुत्व बांध ग्रेविटी डैम है। ये सुबनसिरी जिसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये तिब्बत के पठार से निकलती है। आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि सुबनसिरी कहाँ से निकलती है, किन राज्यों में बहती है, कहाँ किस में मिलती है। तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ये अरुणाचल प्रदेश की मिरी पहाड़ियों से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। इस परियोजना द्वारा राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगर जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो भारत का अकेला ये सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र होगा। इस परियोजना को 2023 में भी पूरा होने की उम्मीद है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो ये विवाद का कारण क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि जब इसको बनाया जा रहा है तो इस पर जो विरोध को इसमें देखा जा रहा है कि ये बांध विरोधी आंदोलन के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि इन पे आरोप लग रहा है कि बांध एक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित होगा और इसे भूकंप की सहन करने की आवश्यकता क्षमता का अनुरूप इसको डिजाइन नहीं किया गया है। हो सकता है कि आप भूकंप जिस तीव्रता से आते हैं उतनी मजबूती इसमें नहीं दी गई है। इसके अलावा नदी में जल स्तर के उतार चढ़ाव से भविष्य में निचले सुबनसिरी क्षेत्र की परिस्थिति पर भी असर पड़ने की संभावना है। जब उसको डैम बनेगा तो नीचे पौधे डूबेंगे तो उनकी पारिस्थितिकी पर्यावरण है उसको दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर हम बात करते हैं ये कहाँ की बात करें, अगर भारत में नक्शा देखें तो नॉर्थ ईस्ट जब रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखिए सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। इनकी एक बार मैं राजधानी बता देता हूँ। सिक्किम की गंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला है, मेघालय की शिलोंग है और असम की गुवाहाटी है। तो ये सुबनसिरी बह रही है अरुणाचल और असम के यहाँ पे इस जगह पे बहती है। इसको और डिटेल में देखते हैं। जैसे देखिए जो आपको बाहर से दिखाई पड़ रही है ब्लू कलर की, ये ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए ये असम से होते हुए यहाँ पे आप देखिए मेघालय बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये जो आ रही है ये है सुबनसिरी और इसी भी डैम बना हुआ है, इसी SLHP सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसी भी बात की जा रही है। ये मैप में इसका ये लोकेशन है। आइए बात करते हैं सेलाइन गार्गिल RT-PCR टेक्नोलॉजी के बारे में। रिपीट टेक्नोलॉजी पॉलीमेराइन चेन रिएक्शन है इसकी फुल फॉर्म। तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है, जैसे हम क्या करते हैं जब भी हमें खांसी होती है या जब भी कुछ हमें जकड़न होती है तो लोग घर में बोलते हैं ना कि इसमें नमक डाल के आप गरारे कर लो। तो इसी नमक की तरफ से गरारे करने के काफी सरल, तीव्र और असरदारक किफायती रोगी के अनुकूल और आरामदायक तकनीक है। इसका यूज क्या प्रेजेंट टाइम किया जा रहा है कि तत्काल परीक्षण परिणाम में भी ये प्रदान करती है और न्यूनतम बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में इसके लिए उपयुक्त माना गया है। तो इसका अभी प्रेजेंट टाइम में यूज क्या कर रहे हैं, वो होता क्या है, जब इसमें सेलाइन गार्गल RT-PCR विधि में क्या करते हैं, एक नमकीन घोल से भरी एक जो ट्यूब होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है और इस विधि से रोगी को घोल से गरारे करने और उसके ट्यूब को कुल्ला करना होता है। क्या कहते हैं, जैसे ये ट्यूब है, इसके ऊपर ये कैप लगा है, ये कीप टाइप का, इसके ऊपर इसको लगा दिया जाता है। फिर क्या करता है, आपने वो गरारा ले लिया, वो वाटर ले लिया, न खारा पानी लिया, उसमें जो भी केमिकल है उसमें आपने गरारा करके इसमें कुल्ला कर दिया। फिर उस कुल्ले को इसमें क्या किया गया, इकट्ठा कर लिया गया। उस नमूनों को कहाँ ले गए, लैब के अंदर ले गए, जहाँ पर रूम टेम्परेचर पर लगभग 30 मिनट के भीतर नेरी नाम की संस्था है उसके द्वारा निर्मित एक विशेष बफर घोल में उसको रखा जाता है। उस घोल को गर्म करके एक RNA टेम्पलेट तैयार किया जाता है जिससे RT-PCR के लिए संसाधित किया जा सकता है। वहां से आपको इसके नमूने जो आपके कोविड लक्षण है उसे पता चल सकता है। तो ये सिंपल टेक्नोलॉजी है, आप एक लिक्विड लीजिए, उसमें खुला करके दे दीजिए। ये नेरी टेक्नोलॉजी द्वारा एक जो विशेष बफर घोल बनाया गया उसमें इसको रखा जाता है। फिर वहां से उसको मॉडिफाई करके इसके वो रिकॉर्ड देखे जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें चर्चा क्यों है,
क्योंकि नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान अर्थात नेरी, नेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रिसोर्स, नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट रिसोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्वदेश में विकसित सैलाइन गार्गल आरटीपीसीआर तकनीक को कॉमर्शियली रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को सौंप दिया है। इससे क्या होगा, इससे नीरी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्री रिसर्च के अधीन एक संस्था है। तो इस पे आपको क्या होगा, कोविड जो अभी आपने देखा है, आपको नाक में से डालते हैं, गले में से लेते हैं, आपको फ्लू चेक करते हैं, तो इसमें सिंपली आप कुल्ला कर दीजिए, उससे भी आपको क्या होगा, टेस्ट आपको मिल जाएगा, 2-3 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट आ जाएगी, आप कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होंगे। ये आसान टेक्नोलॉजी नेरी ने विकसित की है। आइए बात करते हैं संवत्सरी के बारे में। तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है क्योंकि हमारे अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो वहां इसको शामिल किया जाएगा। तो संवत्सरी जैन समुदाय, ये ध्यान रखिए, जैन समुदाय विशेष रूप से जो श्वेतांबर है उनमें दो सब डिवीजन है, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। तो जो सफेद वस्त्र पहनते हैं उनके संप्रदाय द्वारा इसको मनाया जाता है। वस्त्र नहीं बल्कि ये तो निर्वस्त्र रहते हैं। यह पर्युषण पर्व या पर्युषण के दौरान 8 दिवसीय प्रार्थनाओं के पालन का अंतिम दिन होता है, उसको संवत्सरी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग है SAMVATSARI। तो संवत्सरी जो है, इसको वहां पे एक पर्व बनता है पर्युषण, जो 8 दिन चलता है, तो आखिरी दिन ये किया जाता है। अगर जैन कैलेंडर में देखें तो भाद्र माह के, जिसे हम लोग भादों कहते हैं, उसमें हर साल शुक्ल पश्चिमी को मनाया जाता है। संवत्सरी को क्षमा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर देखें इसको, इसमें बोला क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा क्या होता है, वीरों का आभूषण होता है। इसमें क्या बात कही गई है, ऑन दिस ग्रेट डे ऑफ संवत्सरी आफ्टर परफॉर्मिंग, इसमें क्या लिखा हुआ, प्रतिकर्मा, आई रिक्वेस्ट यू फॉरगिवनेस इफ आई मे हैव हर्ट यू इंटेंसली और अनइंटेंसली बाई थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन। इसका मतलब ये होगा कि जब ये परिक्रमा इनके 7-8 दिन चलती है, जहाँ पे देखा गया है कि इनको क्या है कि इन्होंने बोला प्रथा की 8 दिवसीय जो प्रार्थनाएं चलती हैं, उसके आखिरी दिन ये लोग क्या करते हैं, ये क्षमा याचना का एक तरीक पर्व है, ये ध्यान रखिए आप। क्षमा का यंत्र है संवत्सरी। इसमें क्या करते हैं, अगर गलती से भी मैंने जानबूझकर या अनजाने में अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने कृत्यों से आपको हर्ट किया हो, तो आप क्या करिए, आप हमें माफ करिएगा, आप हमें क्षमा करिएगा। तो क्षमा के लिए पर्व मनाया जाता है। आप लोगों से क्षमा मांगते हैं, तो आपको पता है क्षमा करना, क्षमा मांगने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्षमा करने वालों का भी दल बहुत बड़ा होता है, वही लोग क्षमा कर पाते हैं। सभी लोगों को अक्सर क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो मच्छामी दुक्कडम, ये इसको बोला गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, संवत्सरी जैनों का त्योहार है जिसमें क्षमा मांगी जाती है। गोवा में पहली खुराक यानी कि जो कोविड की जो पहली डोज है, वो उसका 100% टीकाकरण हो गया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और जो बुस्टनिक है, तो इसके रुस्तनिक जो भी है इसका नाम ऐसे कुछ करके। तो गोवा ने अपनी सभी जो वहाँ के अर्हता प्राधिकरण के जो उनके डाटा में जितने वहाँ के लोकल निवासी हैं, उनको पहले टीके की डोज 100% इन्होंने पूरा कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में, देश में अगर देखा जाए, कौन सा ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले फर्स्ट डोज ऑफ टीकाकरण पूरी कंप्लीट कर दी थी, तो वो था वैक्सीन की हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बाद में गोवा दूसरा राज्य बन गया है जिसने 100% फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन वहां पे अपने यहाँ पे कर दिया है। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा किए गए प्रयोग अच्छे लगे। फिर भी आप इसमें कोई चेंजमेंट चाहते हैं तो कमेंट करिए, नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा DI के साथ। थैंक यू।